ओके, आज हम जहाँ लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो हमने बोहर्स थ्योरी पढ़ी थी एंड अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी उसके 3 पोस्टुलेट थे। द फर्स्ट पोस्टुलेट वाज इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये उसका मैथमेटिकल रिलेशन था। mv² / r = k z(e²/r², k 1/4πε0 के बराबर होता है, जेड एटॉमिक नंबर है। दूसरा था एंगुलर मोमेंटम = nh/2π, n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जहाँ n की वैल्यू 1 से शुरू होकर 1 2 3 सो ऑन कुछ भी हो सकती है। और तीसरा पोस्टुलेट था E2 - E1 = h/μ। अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके आपने वेरियस कैलकुलेशंस करनी है। जैसे आपकी पहली कैलकुलेशन है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। देखो, जब हम ये कैलकुलेशंस प्रोसीड करेंगे तो इन कैलकुलेशन को प्रोसीड करने में आपने जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप इन तीनों रिलेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब्सटीट्यूशन करो, व्हाट्सएवर, किसी की स्क्वायर लो, किसी और क्यूब लो, कुछ भी लो, आपने जो वैल्यू निकालनी है वो तो निकालनी है। और साथ में फाइनल फार्मूले में आपका आर और वी नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अब मैंने पहला केस क्या करना है, रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। आप इक्वेशन 1 और 2 को यूज करो, इक्वेशन 2 से वी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो या फिर ऐसा भी कर सकते हो, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लो, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ और उसको इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 का स्क्वायर को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये देखो, m² v² r² अपॉन mv² अपॉन r, ये r ऊपर चला इज इक्वल टू n² h² अपन 2π का होल स्क्वायर करोगे तो 4π² इंटू k z(e²) ऊपर चला जाएगा, ये r², n² h² अपॉन 4π² k z(e²). आपने जब इक्वेशन 2 को किया है, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करोगे तो m² v² r² अपॉन दिस वन, इस तरीके से आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। और यहाँ पे जब आप सब्सटीट्यूट करोगे, इनकी रेशियो लेने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा। जो फैक्टर आते हैं उन्हें काट लो, जो कटते हैं काट लो। देखो, v² से v² कट जाएगा, एक r² से एक r² कट जाएगा, बाकी बचे आपका आंसर, एक m से एक पावर m चली जाएगी, इधर ये r बच गया। सो r = इधर क्या बचा, ये देखो इधर क्या बचा, n² h² अपॉन 4π² k z, और ये कि ये m इस तरफ, दूसरी तरफ m है, ये m इसकी तरफ आ जाएगा, k z(m)e²। ये आपका फॉर्मूला बन गया r = दिस। तो ये जो r आया है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। n जो है आपका नंबर ऑफ द ऑर्बिट है, z एटॉमिक नंबर है। n और z को छोड़ दो तो बाकी सारे फैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं कांस्टेंट। इसका मतलब जो Rn है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू n² / z। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, फॉर हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू 1 होती है, तो Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। मतलब कि जो रेडियस है ऑर्बिट का वो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। n की वैल्यू 1 है तो R1 मान लो 1 आ गया, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा। इसका मतलब जो वेरियस ऑर्बिट्स हैं दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:4 :9 :16। मीनिंग है कि दे आर नॉट इक्वल स्पेस, उनके बीच में गैप बराबर नहीं है। पहले ऑर्बिट का रेडियस अगर 1 मीटर है तो दूसरे का 4 मीटर होगा, तीसरे का 9 मीटर होगा, चौथे का 16 मीटर होगा। दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है, इनके बीच में जो गैप है वो बराबर नहीं है। अगर थोड़ा सा मैथमेटिकली देखो, n और z को अगर आप छोड़ दो, n और z को छोड़ दो, तो बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं आपके, इन सब को अगर इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हो तो ये सारे नंबर से कांस्टेंट बनते हैं। अगर आप उस कांस्टेंट की वैल्यू देखोगे ना, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम आती है। अगर मैं इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दूँ तो वो कांस्टेंट की वैल्यू 0.529 आती है। तो रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या बन जाएगा, 0.529। इधर देखो, ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू n² / z, तो n² / z। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हो। रिमेंबर इट, दिस रिजल्ट मस्ट बी इन एंगस्ट्रॉम। तो ये आप वेरियस ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हो बड़े आराम से। हाइड्रोजन एटम z को 1 पुट कर दो और जिस ऑर्बिट की वैल्यू निकालनी है यहाँ से निकाल दो। नाउ नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है उसके ऑर्बिट में। वही तरीका, इन 2 इक्वेशन को यूज करो। आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, 2 को 1 से करो, जैसे भी है। आपने r फाइनल फार्मूले में r और v को एलिमिनेट करना है। मैं 1 / 2 कर रहा हूँ, डिवाइड इक्वेशन 1 / 2, इक्वेशन 1 / 2।
देखो मैंने वैल्यू पुट कर दी है। इक्वेशन 1 थी mv² अपॉन r और नीचे 2 था mvr के ZE² अपॉन r² NH अपॉन 2π। जो फैक्टर करते हैं काटिए। देखो इधर m से m कैंसिल हो जाएगा, ये r² से ये r² कैंसिल हो जाएगा, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा v इक्वल टू 2π के ZE² बाय n। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। आप इस फॉर्मूले को देखो तो आपको समझ में आएगा कि Vn इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाय n, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n जैसे जैसे बढ़ेगा v कम होता जाएगा। इट मीन हायर ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगी एज कम्पेयर टू इनर ऑर्बिट। ठीक है, सो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट इज स्मॉलर देन द लोअर ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में थोड़ा स्लो मूव करेगा और इनर ऑर्बिट में उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर उसी तरीके से कुछ मैथमेटिकल वैल्यू देखो, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो Z1 हो जाएगा, और बाकी सारे फैक्टर्स की वैल्यू पुट करोगे ना तो Z और N को छोड़ दो, 2π के E² जो आपका बच गया। हाँ, एक इसमें H और रह गया, नीचे H और भी आएगा यहाँ पे। तो ये जो फैक्टर बच गए इन सबकी जब वैल्यू पुट करोगे आप तो ये Vn का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। तो Vn का जो फॉर्मूला बनेगा वो आ जाएगा C/137, C स्पीड ऑफ लाइट है, ओके, इंटू Z बाय n। ये फॉर्मूला बन गया और Z को 1 कर दो तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड है ना वो स्पीड ऑफ लाइट के मल्टीपल की फॉर्म में कहीं ना कहीं आ जाएगा, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो देखो टाइम पीरियड की डेफिनेशन निकालने का तरीका क्या होगा आप जानते हो। सिंपल वे में बात करें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम से लिखते हैं आप। अब आपको टाइम निकालना है, सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जब इलेक्ट्रॉन एक चक्कर पूरा करेगा तो उसका डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 2πr के बराबर, और स्पीड हो गई v, तो फॉर्मूला बन गया 2πr अपॉन v। अभी ऊपर आपने r और v के वैल्यूज निकाले। ये देखो r का फॉर्मूला ये रहा, n² s² अपॉन 4π² के ZMe², और v का फॉर्मूला इधर आपने निकाला था। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। मैं पहले r की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2π r की वैल्यू n² h² अपॉन 4π² के ZMe²। v डिनोमिनेटर में है तो वेलोसिटी की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, NH ऊपर चला जाएगा, तो n इंटू एच अपॉन 2π के ZE²। तो ये देखो ये 2π से ये 2π कैंसिल हो गया, बाकी सारे फैक्टर n³ h³ बन जाएगा ऊपर, तो आपका रिलेशन बन जाएगा n³ h³ अपॉन 4π² के 2 बार आ गया k² Z² e⁴m। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आ गया, और ये इंडिकेट करता है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ बाय Z²। और अगर आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड होता है, सो न्यू इक्वल टू 1/t। तो आप टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 4π² k² Z² e⁴m अपॉन n³ h³। तो ये हो गया टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ है, इसका मतलब जैसे जैसे हायर पीरियड में जाओगे वैसे वैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। हाइड्रोजन एटम की बात करो, Z1 हो गया। हाइड्रोजन एटम की बात कर लें, फॉर हाइड्रोजन एटम Z1 हो जाएगा, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ हो गया। थोड़ा इस रिलेशन को समझने की कोशिश करें तो ये रिलेशन आपको ये बताता है कि भाई पहले ऑर्बिट में मान लो टाइम पीरियड 1 सेकंड है तो दूसरे में 8 सेकंड हो जाएगा और तीसरे में 27 सेकंड्स हो जाएगा। तो ये सारे रिलेशन आपने इस फॉर्म में याद रखने हैं। ऐसा नहीं है बहुत आसान रिलेशन से याद नहीं रहते हैं, इन पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आपने हर रिलेशन को इस तरीके से याद रखना है। जैसे Rn का फॉर्मूला हो गया प्रोपोर्शनल टू n² बाय z, और कैलकुलेशन से करनी है तो ये आ गई। हालांकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कम आते हैं, रेशियो वाले ज़्यादा आते हैं, कंपैरिजन वाले ज़्यादा आते हैं। ऐसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपने देखना है, z/n n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को भी आपने ऑब्जर्व करना है। तो ये 3 कैलकुलेशंस हो गई आपकी बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग। रेडियस निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। सिमिलरली हम अब इसी को यूज करके एनर्जी भी निकाल सकते हैं।
सो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। अगर आप एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपको टोटल एनर्जी निकालनी है तो दोनों के सम के बराबर रहेगा। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप जानते हो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो फर्स्ट पोस्टुलेट को यूज करो। देखो फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एम वी स्क्वायर अपॉन आर के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर है। दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसी तरीके से आर स्क्वायर खाली आ रहेगा, खाली आ रहा है। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था के Q1 Q2 बाय आर। यहाँ दो पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस। तो के इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई, न्यूक्लियस पे चार्ज है जेड ई और न्यूक्लियस का रेडियस है आर। तो वैल्यू बन गई माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट कम्स आउट। देखो ये हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, दोनों ऐड कर दिए तो हाफ है, ये 1 है तो हाफ बच जाएगा, नेगेटिव आ रही है। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। ई एन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट में नेगेटिव आ रही है, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो एनर्जी नेगेटिव आने का सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉन विल बाउंड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड रहेगा। अभी मैंने आपको कहा था कि हम जब एनर्जी की बात करेंगे या कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आर को एलिमिनेट करना है। अब आप आर की वैल्यू पुट कीजिए जो अभी कुछ देर पहले आपने रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकाली थी, वो वैल्यू है। सो ये वो वैल्यू है आर एन की, एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड एम स्क्वायर। ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पुट करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर के जेड एम ई स्क्वायर। देखो एक 2 से ये 4 कट के 2 कटेगा, बाकी सारे फैक्टर यूँ के यूँ, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर, एक के रहा एक के रहा तो के स्क्वायर, ऐसी जेड भी 2 बार आएगा जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और बिल्कुल वैसे ही सारी वैल्यूज अगर आप पुट करते हो यहाँ पर तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू आती है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स nth ऑर्बिट। आपको जिस भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। हाइड्रोजन एटम की बात करो, फॉर हाइड्रोजन एटम Z1 होता है तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। इस तरीके से आप किसी भी लेवल की एनर्जी निकाल सकते हो। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगी, ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रम, बोहर मॉडल के हेल्प से हमने उसे सॉल्व कर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हमने सॉल्व कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो एनर्जी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन निकाला था वो ये फॉर्मूला था माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन एन स्क्वायर एस स्क्वायर। इसमें जब सारे सब्सटीट्यूशन कर दिए थे तो वैल्यू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए थे। अब देखो यहाँ से एक्सप्लेन किया गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। सपोज करो इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांजिशन शो कर रहा है लेवल n2 से लेवल n1 तक। तो बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करता है तो E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू होता है। तो यहाँ पे E की वैल्यू रख दो, h इंटू न्यू ये बाहर ले लिया। E का फॉर्मूले में देखो सिर्फ n की ही तो वैल्यू बदलेगी ना, n2 एक बार हो जाएगा, n1 दूसरी बार हो जाएगा। तो बाकी सारे फैक्टर कॉमन ले लिए। ये देखो 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन एच स्क्वायर, ये तो सारे फैक्टर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर ले लिए। अंदर बचा नीचे n था तो पहले E2 है तो 1/n2 स्क्वायर आ गया, माइनस फिर E1 है तो माइनस 1/n1 स्क्वायर आ गया। न्यू को c/लैम्डा के बराबर रख दिया। बाकी सारे फैक्टर एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब h इंटू सी यहाँ डिनोमिनेटर में ले आए तो नीचे CH क्यूब हो जाएगा
इसको 1/λ बच गया, इसे वेव नंबर कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड वेव नंबर। बाकी यहाँ कोई कैलकुलेशन में चेंज नहीं है। आप इस जेड स्केयर को छोड़ दो तो बाकी सारे फैक्टर देखिए कांस्टेंट बन जाते हैं। 2 पाई के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सी स्पीड ऑफ लाइट। तो इन सब की जब वैल्यू पुट करते हैं तो एक नया कांस्टेंट बन जाता है आर, इसे हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इक्वेशन बन गई न्यू बार इक्वल टू आर जेड स्केयर इंटू 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर। ये जो फॉर्मूला बनकर आया ना आपका, यही फॉर्मूला आपकी वेरियस कैलकुलेशंस में यानी कि वेरियस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करता है। सो फॉर्मूला इज 1/λ इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर। अब देखो यहाँ से स्पेक्ट्रम कैसे एक्सप्लेन होता है, यहाँ से स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन होता है इस n1 की वैल्यू के हिसाब से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 लाइनें होती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाइड्रोजन में 5 नहीं बल्कि 6 लाइनें होती हैं। देयर आर 6 लाइन्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये n1 की वैल्यू, अब कौन कौन सी सीरीज है, पहले यहाँ सीरीज़ देखो, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पिफन सीरीज, और छठी लाइन जो शायद आप लोगों ने कम पढ़ी होगी, हम्फ्री सीरीज। अब आपको लाइमन सीरीज कब मिलती है, देखो लाइमन सीरीज मिलती है इस सीक्वेंस में याद रखना आपने, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री सीरीज। जो ये सीक्वेंस है वही n1 की वैल्यू है। अगर आपका n1 1 है, n1 कौन सा लेवल है जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है, और n2 आपका है 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेवल से पहले लेवल पे ट्रांजिशन शो करता है तो उस वक्त जो भी एनर्जी आपको मिलेगी दैट एनर्जी विल करस्पॉन्ड टू दिस लाइमन सीरीज, वो इस लाइमन सीरीज का हिस्सा होगा, या उस वक्त जो सीरीज मिलेगी वो लाइमन सीरीज कहलाएगी। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। अल्ट्रा वायलेट यानी कि इसकी जो वेवलेंथ है ना, तो अल्ट्रा वायलेट रेंज की होती हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। अब देखो मैंने क्या किया, n1 को 1 पुट कर दिया तो फॉर्मूला बना 1/1 स्केयर माइनस n2 को आप n2 ही रखो, आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी। इस तरीके से जब आप 2 रखोगे ना, n2 को 2 रखोगे तो आपको लाइमन सीरीज की पहली लाइन मिल जाएगी। 3 रखोगे तो लाइमन सीरीज में दूसरी लाइन मिलेगी। लाइमन सीरीज में बहुत सारी लाइनें हैं, तो जो जिस लेवल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा उसके करस्पॉन्डिंग ही आपको सीरीज मिल जाएगी। लाइमन सीरीज ही कहलाएंगी सारी, लेकिन उन सब की वेवलेंथ अलग अलग होगी। बाल्मर सीरीज, जब n1 2 हो और n2 हो जाए 3 4 5 6, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन शो करेगा तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे लेवल से दूसरे लेवल पर, तो उस वक्त जो सीरीज मिलेगी वो होगी आपकी बाल्मर सीरीज, और ये सीरीज आपकी विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है। दिस सीरीज लाई इन विजिबल रीजन। ओके, तो फॉर्मूला बदलना चाहो तो यहाँ हो जाएगा 1/2 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर। अब n2 की वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपको पहली लाइन मिल जाएगी बाल्मर सीरीज की, 4 पुट करोगे दूसरी, ऐसे ही 5 पुट करोगे तो तीसरी। इस तरीके से वेरियस लाइन्स आपको यहाँ से अवेलेबल होंगी। पास्चन सीरीज n1 3, n2 की वैल्यू 4 5 6 7, ब्रैकेट n1 4, n2 की वैल्यू 5 6 7 8, फंड सीरीज n1 5, n2 की वैल्यू 6 7 8, हम्फ्री सीरीज n1 6, n2 की वैल्यू 7 8 9, और ये चारों की चारों सीरीज पास्चन, ब्रैकेट, पिफन एंड हम्फ्री सीरीज, ये चारों सीरीज आपकी IR रीजन में लाई करती हैं। ऑल द 4 सीरीज विल लाई इन द IR रीजन। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। सो इस तरीके से आप वेरियस सीरीज को डिफाइन कर सकते हो। देखो ट्रांजिशन पहले लेवल पे होगा, दूसरे, तीसरे, चौथे से लाइमन, दूसरे पे होगा बाल्मर, तीसरे लेवल पे होगा पास्चन, चौथे पे होगा ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, इस तरीके से वेरियस। और ये किस रीजन में लाई करती हैं, रीजन ये भी हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम। व्हाट इज एन एनर्जी लेवल डायग्राम? एनर्जी लेवल डायग्राम बेसिकली एक ऐसा डायग्राम है जो वेरियस एनर्जी स्टेट्स को हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करता है। आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये वेरियस एनर्जी स्टेट्स है, ये पहली स्टेट, ये दूसरी, ये तीसरी, और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिकल लाइंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिकल लाइंस।
इसमें जो बात ध्यान देने वाली है, देखो पहले लेवल की एनर्जी, आपको याद होगा हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर। ये मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप n = 1 को लिखते हो तो फर्स्ट लेवल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ऐसे आप 2 पुट करोगे तो सेकेंड लेवल की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, -13.6 को 4 से डिवाइड करो, वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आप वेरियस एनर्जी स्टेट्स की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो। तीसरे लेवल की वैल्यू निकालते हो तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, चौथे की निकालोगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ऐसे ही आप किसी भी लेवल की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। और जब n = इनफाइनाइट हो जाएगा तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, पहले लेवल की और दूसरे लेवल की एनर्जी का डिफरेंस देखो तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूसरे और तीसरे का गैप देखोगे तो इससे बहुत कम है, लगभग अगर आप देखो तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। फिर देखो तो लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। मतलब क्या है कहने का कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो एनर्जी गैप कम होता जाता है। हाँ, एनर्जी बढ़ती जा रही है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में जितना मैग्नीट्यूड का नंबर छोटा होगा उतनी वैल्यू ज़्यादा होगी। एनर्जी बढ़ती जा रही है लेकिन गैप जो है 2 लेवल के बीच का वो कम होता जा रहा है। इसलिए जब आप ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे ना तो पहले और दूसरे लेवल में एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है तो आप सबसे बड़ा बनाओगे, उसके बाद कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। इस तरीके से वेरियस गैप्स आपने देखने हैं। अब बात आ गई ट्रांजिशंस की। मान लो एक इलेक्ट्रॉन तीसरे से पहले पर आ रहा है, तो तीसरे से पहले पर आ रहा है तो वर्टिकल लाइन से आपने उसका रिप्रेजेंटेशन दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन 7वें से तीसरे पे आ रहा है तो आपने वर्टिकल ट्रांजिशन, तो ये जो वर्टिकल लाइन है ना ये आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इंडिकेट कर रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट होता है, क्या आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो हमें कौन सी सीरीज मिलनी है? तो बड़े आराम से देखो, आपका ट्रांजिशन कौन से लेवल पे हो रहा है? पहले लेवल पे। पहले लेवल पे हो रहा है तो इसका मतलब सीरीज मिलेगी लाइमन सीरीज। आपने पढ़ा जब n1 1 होता है तो आपको लाइमन सीरीज मिलती है। अब यहाँ देखो, यहाँ कौन से लेवल पे ट्रांजिशन हो रहा है? तीसरे लेवल पे। और जब n1 की वैल्यू 3 हो, ये n1 की वैल्यू है, ठीक है, जहाँ से आ रहा है वो n2 होगा। तो इस तरीके से आपको तीसरे लेवल यानी कि पास्चन, तो आपको इस केस में पास्चन सीरीज मिलेगी और इस केस में लाइमन सीरीज मिलेगी। इस तरीके से आप किसी भी सीरीज की पहचान कर सकते हो बड़े आराम से। ओके, ये है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आप जब इस एनर्जी लेवल डायग्राम की स्टडी करते हो तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले मान लो आपको एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, एनर्जी नेगेटिव आती है तो ये शो करता है इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस। अगर आपको इलेक्ट्रॉन फ्री करना है तो उसकी एनर्जी को 0 करना होगा। इट मीन यू हैव टू टेकन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एनर्जी स्टेट, चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, टू इनफाइनाइट लेवल। आपको अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो उसके एनर्जी स्टेट से उसको इनफाइनाइट लेवल तक ले जाना पड़ेगा ताकि उसकी एनर्जी क्या हो सके? 0 हो सके। तो ये बात आपको समझनी है। तो यहीं से कुछ 2-4 डेफिनेशंस आएंगी। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो आपको एनर्जी देनी होगी। यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन। आप आयनाइजेशन वर्ड जानते हो, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन को उसके उस एनर्जी लेवल से रिमूव करना। तो एनर्जी लेवल से रिमूव करने का बहुत सीधा मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है उसके उस एनर्जी लेवल से इनफाइनाइट लेवल पर। और ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए दैट एनर्जी इज़ नेम्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल चाहिए दैट पोटेंशियल इज सेड टू बी आयनाइजेशन पोटेंशियल। सपोज करो हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन को सेकंड एनर्जी लेवल से फ्री करना चाहते हैं।
सपोज वी वांट टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड एनर्जी लेवल। तो आप इसको ऐसे समझो जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन को सेकंड एनर्जी लेवल से इनफाइनाइट लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं। तो आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, जो एनर्जी होगा आयनाइजेशन एनर्जी, आपने क्या करना है, इनफाइनाइट वाली एनर्जी में से सेकंड एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देना, सेकंड लेवल की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देना। इनफाइनाइट की एनर्जी होती है 0 माइनस, और सेकंड वाले की देखो अभी आपने लिखा था -3.4 माइनस ऑफ -3.4, तो आंसर आ गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। प्लस में आ जाएगी, देखो जैसे आप इतनी एनर्जी दोगे आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी लेवल से इलेक्ट्रॉन को पहुंचा फ्री कर सकते हो। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल है, अब जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई है, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई है, तो इतने ही वोल्ट आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। आप जानते हो जो एनर्जी होती है ना, वो चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, और चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू वी हो गया, तो इस E से E कैंसिल हो गया, तो जो पोटेंशियल आ गया V, वो 3.4 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। V से V नहीं काटना, यहाँ V वोल्ट का सिंबल है, तो पोटेंशियल का सिंबल है, और ये वोल्ट उसकी यूनिट है। जबकि यहाँ E, आपको सर E ने E से E काट दिया, हाँ यहाँ E चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन के बराबर था, इसलिए वो कट गया। इस तरीके से आप आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो। जिस लेवल की इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, इनफाइनाइट में से उसकी एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दो और उतने ही वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें आपका एक्साइटेशन, एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन एनर्जी। देखो आयनाइजेशन और एक्साइटेशन में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि जब आप एक्साइटेशन की बात करते हो तो इसमें आपने इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पर नहीं ले जाना। हालांकि आयनाइजेशन भी एक तरीके का एक्साइटेशन ही है, उसमें आप इन इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से इनफाइनाइट एनर्जी लेवल तक ले जा रहे हो, लेकिन एक्साइटेशन के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर लेवल से दूसरे पर्टिकुलर लेवल तक शिफ्ट करना है। सपोज करो मैं कहता हूँ मैं एक इलेक्ट्रॉन को पहले से चौथे लेवल पर ले जा रहा हूँ। आई वांट टू ट्रांसफ़र एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 4। तो बताइए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो मैं लेवल 4 की एनर्जी में से लेवल 1 की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। लेवल 4 की एनर्जी होती है -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लेवल 1 की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आपको इस इलेक्ट्रॉन को पहले से चौथे लेवल तक शिफ्ट करने के लिए 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी होगी। यू हैव टू सप्लाई सच अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपका इलेक्ट्रॉन आपका पहले से चौथे लेवल पर चला जाएगा। सेम क्वेश्चन कैन बी, अब पोटेंशियल कितना चाहिए, तो जो एक्साइटेशन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, तो जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी है उतने ही वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा। 12.75 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा, इतने ही वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट इट। इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना होगा। ये था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र लोअर से अपर। ऐसे कितनी एनर्जी रिलीज होगी अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे लाना हो। जैसे इसी क्वेश्चन को सोचो, इलेक्ट्रॉन को चौथे से पहले पर लाना है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। फ़र्क है, यहाँ एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। आंसर सेम आएगा, वही चौथे से पहले में आ रहा है तो चौथे में से पहले की एनर्जी को आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। इतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, यानी कि 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ़र्क सिर्फ इतना है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है, लोअर एनर्जी से अपर एनर्जी में जाता है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। अपर से लोअर में आता है उतनी एनर्जी देनी पड़ती है, निकलती है, सॉरी। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है, एक और क्वेश्चन बनता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन की बात करें, चौथे लेवल से पहले लेवल पर ट्रांजिशन शो करता है, तो वहाँ जो वेवलेंथ निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी तो वेवलेंथ निकलेगी, उस वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होगी। सो द क्वेश्चन है, एनर्जी पता लग गई 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जूल बना लो,
1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इतने जूल एनर्जी निकल गई। और आप जानते हो कि E इक्वल टू होता है एच न्यू और एच न्यू होता है c/λ। तो एनर्जी का फॉर्मूला बन गया E इक्वल टू एच c/λ इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हो, लैम्डा इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। आप एच और सी की वैल्यू भी पुट कर, तो ये वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो ये आ जाएगा, एच हो गया 6.6 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁻8, 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये ऑलरेडी था। इसको सोल्व करने ना इतने मीटर आपका आंसर आ जाएगा, इतने मीटर वेवलेंथ यहाँ पर रिलीज होगी। सेम क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को हम पहले से चौथे लेवल पर ले जा रहे हैं, जैसे यहाँ था, तो आपको एक फोटोन चाहिए, तो उस फोटोन की कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन चाहिए। तो आंसर सेम है, इतनी एनर्जी का फोटोन चाहिएगा, सॉरी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और वही वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो ये रही। सेम क्वेश्चन है, पर फ़र्क दोनों में एक ही चीज़ का है। जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। और सीरीज की पहचान की जा सकती है कि इलेक्ट्रॉन किस लेवल से कहाँ आ रहा है, तो वहाँ से आप सीरीज की पहचान कर सकते हो। जिस भी लेवल में इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा उसी लेवल के अकॉर्डिंग सीरीज पता लग जाएगी, और रीजन भी अब आपको पता लग जाएगा। आप जानते हो कि लाइमन सीरीज आपकी अल्ट्रावायलेट में है, विजिबल रीजन में बाल्मर सीरीज है, आई बाकी 4 IR रीजन के अंदर हैं। इस तरह से आप इस पूरे प्रोसेस को समझ सकते हो। तो ये था आपका वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू दिस, यानी कि स्पेक्ट्रम एंड इट्स कैलकुलेशंस।